अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमजा एहतशाम और आज हम लोग पहला लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर एनालिसिस से। पास्ट पेपर एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड केपलर्स लॉ का क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के अंदर। ब्लैक होल का क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के अंदर। स्टार और प्लैनेट के दरमियान डिफरेंस पूछा गया हुआ है 2021 के अंदर। most popular or accepted theory about the origin of the universe जो कि बिग बैंग थ्योरी है उसका क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के अंदर। एज ऑफ द यूनिवर्स का क्वेश्चन 18 में आया हुआ है। लूनर इक्लिप्स का क्वेश्चन 18 में आया हुआ है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का क्वेश्चन 18 में आया हुआ है। ब्लैक होल का क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। लूनर और सोलर इक्लिप्स के दरमियान डिफरेंस पूछा हुआ है 17 में। और रोटेशन और रेवोल्यूशन के दरमियान डिफरेंस पूछा हुआ है 2017 के अंदर इनके इफेक्ट्स से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। और जिसके अंदर लोग भी आते हैं, प्लैनेट्स भी आते हैं, स्टार्स भी आते हैं, गैलेक्सीज भी आते हैं और सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास जिसको हम विटनेस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिस इज मैटर या विजिबल मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको मैटर कहते हैं। और हमारे पास दो तरह के मैटर है, एक विजिबल मैटर है, एक डार्क मैटर है। विजिबल मैटर क्या होता है? विजिबल मैटर वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, जो लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। और डार्क मैटर वो होता है जो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि डार्क मैटर का हमें पता कैसे है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। अब मैटर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि मैटर जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और वो अपनी बाकी चीजों को अपनी तरफ पुल करता है। तो इससे हमें पता चला है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग परसेंटेजेस देखें तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, ये एक आपके पास पाई चार्ट है। और अगर हो सके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप ये पाई चार्ट जरूर अपने पेपर में बनाइएगा, जिसके अंदर आपके पास ये जो पोर्शन है, बड़ा पोर्शन, दिस इज डार्क एनर्जी, दिस इज 68%। उसके बाद जो ये सेंटर में पोर्शन है, दिस इज डार्क मैटर, दिस इज 27%। और विजिबल मैटर जो कि हमें नजर आता है, ये सिर्फ 5% है। Normal matter, like I said before, this make up only less than 5% of the universe. It is composed of protons, neutrons, and electrons, and other particles. और ये एग्जिस्ट करता है गैस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में या प्लाज्मा की फॉर्म में। और लाइक आई सेड बिफोर, दिस इज ऑब्जर्वेबल थ्रू लाइट। अगर हम इसके अलावा देखें तो हमारे पास डार्क मैटर आ जाता है। डार्क मैटर इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 27% ऑफ द यूनिवर्स। इसका मास होता है लेकिन ये इंटरेक्ट नहीं करता लाइट के साथ, मींस दैट इट इज इनविजिबल। और ये हमारे पास डिस्कवर किस तरह हुआ? ये हमारे ग्रेविटेशनल इफेक्ट के साथ डिस्कवर हुआ कि जब हम लोग ने देखा कि गैलेक्सी रोटेट हो रही है या लाइट की मूवमेंट के अंदर कोई चीज़ है जो उसके सॉरी गैलेक्सी जिस तरीके से रोटेट हो रही है उस तरीके से हमने देखा कि डार्क मैटर जो है वो इफेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा ये है कि इट फॉर्म्स अ कॉस्मिक वेब दैट अट्रैक्ट्स नॉर्मल मैटर। जिस तरीके से नॉर्मल मैटर अट्रैक्ट करता है और मैटर को, इस तरीके से डार्क मैटर भी अट्रैक्ट करते हैं, मीनिंग दैट इट हैज इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल। अगर इसके अंदर से हम टेक अवे देखें तो हमारे पास ये है कि जो डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, इट इज इसेंशियल कि हम अगर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहें। अब ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इस तरीके से हमें पता चलता है कि डार्क मैटर है या नहीं है। अगर डार्क मैटर नहीं होगा तो हमारे पास डिस्टेंट गैलेक्सी जिस तरीके से है वो डिस्टॉर्शन के बगैर हमें नजर आएगी। लेकिन अगर डार्क मैटर होगा तो ये डिस्टेंट गैलेक्सी को हमने देखा कि ये गैलेक्सी रोटेट हो गई है। तो अगर ये वाली पिक्चर भी आप बना सकें तो अगर डार्क मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जरूर बनाइए। दिस विल हेल्प यू अलॉट। ये जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इन पॉइंट्स को आप लोग सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में बना लें, इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए, फॉर एग्जांपल 27% वाली बात है, इसको आप हाईलाइट कर दें यूजिंग मार्कर या पेन। इसके बाद ये वाली बात है कि डज नॉट इंटरेक्ट विद लाइट, इसको डिस्कस कर लें। ग्रेविटेशनल इफेक्ट के थ्रू ये डिस्कवर हुए हैं, इसको डिस्कवर कर लें। इसको आप लिख लें अपने क्वेश्चन के अंदर। तो दिस वुड बी अ वेरी गुड आंसर टू योर
क्वेश्चन अगर डार्क मैटर से रिलेटेड है, और ये वाली डायग्राम भी आप बना दें। डार्क मैटर से और डार्क एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने एक ये डायग्राम भी बनानी है, और एक जो ये डायग्राम आपको इनिशियली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बताई है, ये डायग्राम भी आपने बनानी है। डार्क एनर्जी को अगर हम देखें तो इट मेक्स अप अराउंड 68% ऑफ द यूनिवर्स। और डार्क एनर्जी का हमें पता इस तरह चलता है कि जो एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन है यूनिवर्स की, यूनिवर्स, ये आप सबको पता हो कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, लेकिन जो ये एक्सपेंशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन है। और ये डिस्टेंट सुपरनोवास की ऑब्जर्वेशन जब की गई 1990s के अंदर, तब ये चीज डिस्कवर की गई कि डार्क मैटर और विजिबल मैटर के अलावा कोई और चीज भी है जो कि हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, एंड इट forms a major portion of our universe, which is around 68%. अगर हम लोग डार्क एनर्जी को देखें तो इट एक्ट्स एज अ रिपल्सिव फोर्स पुशिंग द यूनिवर्स अपार्ट। पुशिंग द यूनिवर्स अपार्ट का मतलब ये है कि ये एक्सपेंशन कर रही है। And like I said before, dark energy is the dominant force in the universe, but its nature is one of the mysteries. Because इसकी नेचर के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी का क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर आपने देखा होगा, जो मैंने पास पेपर के अंदर आपको बताया है। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये है क्या, ये एक एस्ट्रोफिजिकल मॉडल है जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को, एवोल्यूशन को और ऑब्जर्वेबल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। और ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स कैसे एक एक्सट्रीमली डेंस और हॉट इनिशियल स्टेट से आजकल वाली स्टेट में आई है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इट इज द लीडिंग एक्सप्लेनेशन। और 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जब यूनिवर्स स्टार्ट हुई एक सिंगुलैरिटी से, और एक्सपैंडेड रैपिडली एंड कंटिन्यूज टू एक्सपैंड टुडे। अगर आप ये वाली पिक्चर बना सके तो ये बना लिएगा। ये टाइम शो कर रही है इस साइड पे, और इस साइड पे शो कर रही है कि क्या हुआ एट द स्टार्ट ऑफ टाइम। अगर आप बिग बैंग को ओरिजिन लें तो बिग बैंग जब हुआ तो जीरो टाइम है। उसके बाद अराउंड 300 मिलियन ईयर्स के बाद आपके पहले स्टार्स अपीयर होना शुरू हुए। 1 बिलियन ईयर बाद अर्ली गैलेक्सीज हैं, और आजकल आपके पास मॉडर्न गैलेक्सीज हैं। की एविडेंस आपके पास क्या है बिग बैंग थ्योरी की? आपके पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, जिसके अंदर आपके पास आफ्टर ग्लो शो करता है बिग बैंग का, जो कि फेंट रेडिएशन की फॉर्म में शो होता है। उसके अलावा आपके पास हबल्स लॉ है, जो कि बताती है कि गैलेक्सीज जो है वो अब एक दूसरे से अवे मूव कर रही है, जो कि ये शो कर रहा है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। और यूनिवर्स एक्सपैंड की किस चीज से? फ्रॉम सिंगुलैरिटी से, जो कि वो एक्सपैंड कर रही है। एंड दिस शोज दैट एट वन पॉइंट ये एक्सपेंशन को अगर हम पीछे बैक ट्रैक करें तो कोई पॉइंट होगा जिसके अंदर ये एक ही पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती थी, दैट वाज द बिग बैंग। और उसके अलावा आपके पास जो लाइट एलिमेंट्स हैं वो आपके पास अबंडेंस में आपको मिलते हैं, जो कि बिग बैंग थ्योरी के बाद प्रेजेंट है, which are hydrogen and helium। ये प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स हैं, और ये जो थे सबसे पहले बने थे, और ग्रेविटी ने इन एलिमेंट्स को कंडेंस करके अर्ली स्टार्स और गैलेक्सीज जो बनी वो इन एलिमेंट से ही बनी। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो यूनिवर्स जो है वो इट बिगेन एज अ टाइनी हॉट डेंस पॉइंट, जिसको सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, विच हैपेंड एट द बिग बैंग। उसके बाद इन्फ्लेशन हुई, रैपिड एक्सपेंशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद एटम्स फॉर्म हुए, और 380,000 ईयर्स के बाद एटम बने, और लाइट कैन ट्रेवल फ्रीली। इसकी ये जो CMB लिखा हुआ है, ये आपको अगर मैं लास्ट स्लाइड पे दिखाऊं तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। और स्टार्स और गैलेक्सीज जो हैं ये ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स बने। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फर्स्ट स्टार्स 300 मिलियन ईयर्स में शो हो रहे हैं, और अर्ली गैलेक्सीज आपके पास 1 बिलियन ईयर्स में शो हो रही है। तो दिस वाज रिलेटेड टू द बिग बैंग। अगर आप इन तीनों चीजों को भी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स लिखते हैं हेडिंग्स के साथ, तो आपका बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम थ्योरी ऑफ द एंड ऑफ द यूनिवर्स को देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है बिग रिप। बिग रिप के अंदर हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो अर्थ, जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है वो ओवर पावर कर देती है ग्रेविटी को, जिसकी वजह से आपके सारे के सारे पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसके अंदर गैलेक्सी, स्टार्स और इवन एटम्स के लेवल तक, वो एक दूसरे से इतना दूर मूव कर जाते हैं और वो टेयर अपार्ट हो जाते हैं।
जिसकी वजह से आपकी यूनिवर्स जो है इट जस्ट बिकम्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्कनेक्टेड पार्टिकल्स। दिस इज द बिग रिप। अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो ये जो हमारी एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है बिग बैंग के बाद, इसके अंदर इस पॉइंट पे आके अगर ये एक्सपेंशन ओवर पावर कर दे ग्रेविटी को, तो ये वाला पोर्शन बिग रिप को शो करता है। अगर हम इसके बाद अगले देखें तो हमारे पास बिग क्रंच है। जिस तरीके से ये एक्सेलरेशन हो रही है, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि बिग क्रंच ये बात कहता है कि आपकी इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन ओवर पावरिंग ग्रेविटी, आपकी ग्रेविटी जो है वो ओवर पावर कर जाती है एक्सपेंशन को, जिसकी वजह से आपकी एक्सपेंशन रिवर्स हो जाती है और वापस आप एक कॉन्सेंट्रेटेड मैटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी फॉर्म की तरफ या सिंगुलैरिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से आपके पास बिग बैंग के ऊपर थी। तो इस द बिग क्रंच वाली थियरी है, वो ये कहती है कि एक टाइम इस तरह आएगा फ्यूचर में कि ये वापस आप एक सिंगुलैरिटी की तरफ मूव करेंगे और जिस तरीके से बिग बैंग एक इवेंट था, उस तरीके से आपका एक और इवेंट आएगा जिसके बाद एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद बिग फ्रीज तीसरी थियरी है। बिग फ्रीज ये बात कहती है कि एंट्रोपी जो कि नेसेसरी होती है, एंट्रोपी आपकी हमेशा इंक्रीज होती है और अगर आपके पास यूजेबल एनर्जी हो तभी आप कोई वर्क डन कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूजेबल एनर्जी ना हो यानी एंट्रोपी जो है वो आपकी ज्यादा हो, तो आपकी यूजेबल एनर्जी ना होने की फॉर्म में आप फिर वर्क डन नहीं कर सकते और आपकी एनर्जी बेशक एग्जिस्ट करती है हीट की फॉर्म में, लेकिन वो जाया ही जाती है। तो इसके अंदर इसकी आउटकम ये है कि आपकी यूनिवर्स जो है इट बिकम्स अ कोल्ड इनएक्टिव वॉइड और जिसके अंदर टाइम एंडलेसली स्ट्रेच करता है। और इसके अंदर जो यूजेबल एनर्जी की बात की जा रही है वो यही है कि इसको हीट डेथ कहते हैं या एंट्रोपी की इंक्रीज की वजह से जिसके अंदर एनर्जी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि यूजेबल हीट लीविंग नो यूजेबल एनर्जी। तो हम लोग एज ऑफ द यूनिवर्स को देखेंगे कि एज ऑफ द यूनिवर्स कैसे डिटरमिन की जाती है और इसके अंदर हम लोग तीन मेथड्स देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड है हबल्स लॉ। हबल्स लॉ ये कहती है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है और जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है इसको हबल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको जब आप लिखेंगे तो आप इसी तरह लिखेंगे कि हबल्स लॉ स्टेट्स दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एंड द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड द हबल्स कांस्टेंट। एच नॉट इस तरीके से लिखते हैं, एच और जीरो नीचे है। इसका फॉर्मूला यही है कि जो वेलोसिटी है विच इज मल्टीप्लाई बाय द एच नॉट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और जो इनवर्स है एच नॉट का यानी 1 डिवाइडेड बाय एच नॉट, ये एस्टिमेट देता है यूनिवर्स की एज का। तो यानी कि जो इनवर्स ऑफ एच नॉट है, हबल्स लॉ कांस्टेंट जो है हबल कांस्टेंट, ये आपको एस्टिमेट देता है यूनिवर्स की एज का। लेकिन अगर हम लोग हबल्स लॉ के तरीके से एज निकालने को देखें तो इसमें चैलेंज क्या आता है कि जो एच नॉट की मेजरमेंट है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है। तो आप इसको इसी तरीके से लिख दिएगा कि मेथड 1 हबल्स लॉ और नीचे ये डिटेल्स लिख के फॉर्मूला लिख के और एंड पे चैलेंज। डिटेल्स आपने लिखी, इसका फॉर्मूला लिखा और एंड पे चैलेंज लिख दिया। अगर इसके बाद हम लोग दूसरा देखें तो हमारे पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है। अच्छा, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है ये आफ्टर ग्लो बिग बैंग का है और क्या चीज है, ये शो करती है अर्ली यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट। यानी कि आप कह लें कि उसके एक स्नैपशॉट लिया हुआ है या उसकी एक स्क्रीनशॉट ली हुई है जो कि ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमें शो करते हैं। अब जो हमारे पास डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जैसे कि WMAP और प्लैंक है, वो ये मेजर कर लेती है कि जो थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन हमारे पास आ रही है टेम्परेचर के अंदर और यूनिवर्स की डेंसिटी कॉम्पोजिशन और एक्सपेंशन रेट को ये मेजर करते हैं। तो प्लैंक मिशन है वो एस्टिमेट करता है यूजिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कि जो यूनिवर्स की एज है इट इज 13.8 बिलियन ईयर्स। और ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है यूनिवर्स की एज डिटरमिन करने के लिए। अगर हम लोग तीसरा मेथड देखें तो हमारे पास है कि ओल्डेस्ट स्टार्स और ग्लोबुलर क्लस्टर्स से रिलेटेड है कि हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट स्टार्स की जो एज है उससे तो यूनिवर्स पहले ही होगी, यानी कि द यूनिवर्स मस्ट बी ओल्डर देन इट्स ओल्डेस्ट स्टार्स। ग्लोबुलर क्लस्टर्स जो है हमारे पास डेंस ग्रुप ऑफ एंशिएंट स्टार्स और इनको स्टडी किया जाता है और इनकी एज को यूज करते हुए इनकी एज को एस्टिमेट किया जाता है और फिर इससे एज ऑफ यूनिवर्स निकाली जाती है।
अगर हम लोग ये एवोल्यूशन मॉडल यूज करें तो साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि जो हमारे सबसे पुराने स्टार्स हैं ये 12 से 13 बिलियन ईयर पुराने हैं। तो अगर 12 से 13 बिलियन ईयर्स पुराने स्टार्स हैं तो यूनिवर्स उससे भी पहले की है। तो ये एक मिनिमम एज हमारी सेट कर लेता है यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स की एटलीस्ट 12 से 13 बिलियन ईयर्स तो एज है। तो इफ आपके पास क्वेश्चन आता है कि एज ऑफ द यूनिवर्स कैसे डिटरमिन करनी है, तो आप इस तरीके से तीन पहले एक मेथड डिस्कस करेंगे, जो मर्जी आप करना चाहे आप कर लें, फिर दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे, फिर तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ब्लैक होल्स को। ब्लैक होल से रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में आया हुआ और उसके अलावा भी आ सकता है। तो ब्लैक होल बेसिकली होता क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। और ब्लैक होल नॉर्मली बनते कंप्रेस्ड मैटर से हैं, ज्यादातर डाइंग स्टार्स जो होते हैं उसके अंदर से ब्लैक होल बनता है। और ये अगर आप नीचे पिक्चर देखें तो ब्लैक होल के सेंटर पे एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है और ये इसके इर्द गिर्द एक इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन बेसिकली उस पॉइंट को कहते हैं कि जिसके बाद जिसके अंदर लाइट भी आके बाहर नहीं निकल सकती है। इसके बाहर बाहर लाइट तो निकल सकती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर एक दफा आ जाए, इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लें, तो आपकी लाइट भी नहीं बाहर जा सकती। और लाइट आपको पता है कि इट इज द फास्टेस्ट मूविंग, द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम स्पीड दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। और ये देखें जिस तरह लिखा हुआ है कि आपकी इवेंट होराइजन के अंदर अंदर एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी है जो आपको इस ब्लैक होल के अंदर से निकलने के लिए रिक्वायर्ड है। इट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। और इसके बाहर एस्केप वेलोसिटी जो है वो इट इज लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर लाइट इधर बाहर से गुजरे तो लाइट अंदर की तरफ बेंड तो होगी, खींचेगा तो सही ब्लैक होल, लेकिन वो जा सकती है। लेकिन अगर लाइट ने एक दफा इस लाइन को क्रॉस कर लिया तो वो किसी तरीके से भी वापस नहीं आ सकती। तो ये ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल के साइजेस डिफरेंट होते हैं। प्राइमोर्डियल जो है ये टाइनी साइज के हैं और मैसिव माउंटेन साइज। उसके बाद स्टेलर ब्लैक होल जो है आपके पास है कि इनका मास जो है वो 20 टाइम्स द सन मास है, और ये मिल्की वे के अंदर आपको कॉमनली मिल जाते हैं। और सुपर मैसिव जो है ये ओवर अ मिलियन सन इनका मास होता है और एक गैलेक्सी के सेंटर के ऊपर लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि मिल्की वे के अंदर सैजिटेरियस ए जो है इट इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। और अगर हम देखें कि फॉर्मेशन ब्लैक होल की कब होती है, तो प्राइमोर्डियल जो ब्लैक होल्स हैं वो बिग बैंग के बाद बन गए थे। जो स्टेलर ब्लैक होल्स हैं ये कोलैप्सिंग स्टार के कोर से बनते हैं। और जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये गैलेक्सी जिस वक्त बन रही होती है तो उनके साथ साथ बनते हैं।